मैं अरविंद सिंह आप सबका आज फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस पीक में। शुरुआत करते हैं जैव विविधता प्रश्नावली भाग 2 की। भाग 1 आपके सामने आ चुका है जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज शुरुआत करते हैं भाग 2 में जिसमें बचे हुए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं जैव विविधता प्रश्नावली भाग 2। लीजिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। पहला भोजन, बी औषधि, सी औद्योगिक उपयोग और डी पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। यहाँ हम चारे ऑप्शनों पर चर्चा करेंगे। पहला भोजन। भोजन क्या है? भोजन जैव विविधता की एक देन है। यानी अगर कभी पूछा जाए कि जैव विविधता का उपयोग हमारी जीवन में कहाँ कहाँ है, तो भोजन के रूप में भी है, औषधि के रूप में है, औद्योगिक उपयोग के रूप में भी है, पारिस्थितिक तंत्र के रूप में भी है या अन्य रूप में भी है। चाहे पर्यटन से लेकर कुछ भी हो, जैव विविधता संबंधित है हमारे जीवन से। लेकिन यह क्वेश्चन है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो वह है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। आपको ज्ञात होगा कि पर्यावरण के अंतर्गत कोई जीव जहाँ रहता है, जो उसके घर का निवास होता है, उसे हम वहाँ उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। उस पारिस्थितिकी में जो तंत्र बनता है जिसमें एक जीव दूसरे जीव से संबंधित हो एवं एक जीव या दूसरा जीव पर्यावरण के भौतिक साधनों के साथ संबंधित हो, तो हम उस तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इस प्रकार जैव विविधता या पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए पारिस्थितिक तंत्र मूलभूत इकाई के रूप में जानी जाती है। पारिस्थितिक तंत्र जितना बेहतर होगा, जैव विविधता या पर्यावरण का आकलन उतना ही बेहतर माना जाता है। इस प्रकार पर्यावरण के अंतर्गत जैव विविधता और पर्यावरण तथा जैव विविधता के अंतर्गत हम सामान्य रूप से पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करते हैं। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है आवासीय प्रदूषण, दूसरा ऑप्शन है विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, तीसरा ऑप्शन है अत्यधिक दोहन और चौथा है आवासीय निवास। जैव विविधता के कम होने का प्रमुख कारण डी ऑप्शन अर्थात आवासीय विनाश है। अब यहाँ किसी जीव के प्राकृतिक आवास की चर्चा कर लेते हैं, जो पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। किसी जीव का प्राकृतिक आवास वह आवास कहलाता है जहाँ जीव स्वतंत्रतापूर्वक रहता है, अपनी जनसंख्या वृद्धि करता है तथा पालन पोषण करता है, इसी के साथ प्रजनन करता है। उस जीव का वह स्थान प्राकृतिक आवास कहलाता है। किसी जीव के विलोपन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से उसके प्राकृतिक आवास का विनाश करना है। इस प्रकार जैव विविधता के कम होने के प्रमुख कारणों में आवासीय विनाश सबसे प्रमुख कारण माना गया है, जबकि आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, अत्यधिक दोहन ये भी जैव विविधता के कम होने के कारणों में से हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो किसी जीव के प्राकृतिक आवास का विनष्ट होना है। इसको हम जैव विविधता पार्ट 1 में एक क्वेश्चन के प्रसंग में हम समझ सकते हैं। जैसे वहाँ हमने चर्चा की थी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। इसी के एवज में 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया। लेकिन सरकारों को ये महसूस हुआ कि टाइगर यानी शेरों का बचाव तथा वन्य जीवों अर्थात जीवों के जंगली जीवों के बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उनके प्राकृतिक आवासों का बचाव किया जाए। इसीलिए और इन जंगली जीवों का प्राकृतिक आवास क्या होता है? वन अर्थात जंगल। इसलिए भारत सरकार ने 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लाया, जो वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, टाइगर रिजर्व और तथा वन संरक्षण अधिनियम एक सिक्के के ही दो पहलू हैं, एक दूसरे से एक कड़ी के रूप में जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लीजिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता निम्न में से कहाँ पाई जाती है? भूमध्य रेखीय वनों में, भूमध्य सागरीय वनों में, पर्णपाती वनों में
या पंपास घास के मैदान में। तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखीय वनों में पाई जाती है। इन्हें भूमध्य रेखीय वन इसलिए कहते हैं चूँकि इनका विकास भूमध्य रेखा के क्षेत्र के आसपास होता है। चूँकि भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्र की एक विशेषता होती है कि यहाँ वर्ष भर वर्षा एवं वर्ष भर गर्मी पड़ती है, इसलिए यहाँ वातावरण एवं मृदा में सदैव नमी की मात्रा बनी रहती है, जिससे इनके पत्ते सदैव हरे भरे रहते हैं। इसीलिए इनको सदाबहार वन भी कहते हैं। इसलिए इनका पूरा अगर नाम की चर्चा करें तो भूमध्य रेखीय सदाबहार वर्षा वन इन्हें कहते हैं। यह प्रमुख रूप से दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका में पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में इनका नाम अमेजन के जंगल या सिल्वास के जंगल कहते हैं। ये भूमध्य रेखीय वर्षावन हैं। इसी प्रकार अफ्रीका की चर्चा करें तो अफ्रीका में कांगो के वन। अब बात करते हैं भारत की। भारत में भूमध्य रेखीय वन या सदाबहार वन पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। इस रूप में अप्रत्यक्ष रूप से यदि देखें तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। अब हम भारतीय वनों की चर्चा करते हैं। भारत में सामान्य रूप से पर्णपाती वन या उन्हीं को हम मानसूनी वन भी कहते हैं। अब पर्णपाती वन उन्हें कहते हैं जो एक निश्चित मौसम में जब शुष्कता बढ़ती है तो पौधे अपने पत्तों को गिरा देते हैं, इसलिए इनको पर्णपाती वन कहते हैं। यह सर्वविदित है कि भारत में कुछ महीने वर्षा होती है तथा अधिकांश माह शुष्क रहता है। जब शुष्कता अपने चरम पर होती है तो पौधे जल संरक्षण की दृष्टि से अपने पत्तों को गिरा देते हैं, इसीलिए भारतीय वनों को सामान्य रूप से पर्णपाती वन कहा जाता है। अब शुरुआत करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर पसंद आते हैं क्वेश्चन तो आप इसको लाइक भी कर दिए। हम आपसे वादा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि आप अगर सारे वीडियो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 26, 27, 28 क्वेश्चन आपके टेट में कहीं नहीं गए हैं पर्यावरण से। चलिए शुरू करते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। एक सींग वाला गैंडा अर्थात राइनो के लिए प्रमुख रूप से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है मानस राष्ट्रीय उद्यान, बी गिरि राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रमुख रूप से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है जाना जाता है। एक सींग वाले गैंडे प्राकृतिक रूप से मुख्य रूप से भारत में, नेपाल में, भूटान, बांग्लादेश में पाए जाते हैं। इसके सींग का उपयोग औषधि निर्माण में हुआ, इसलिए इनका अवैध शिकार बढ़ा, जिसकी इनकी कमी के कारण 1987 में गैंडा परियोजना प्रारंभ किया गया और इसी रूप में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में इनके संरक्षण को बढ़ावा दिया गया। अगर हम इसमें और चारों ऑप्शन की बात करें तो मानस राष्ट्रीय उद्यान शेर के लिए जाना जाता है जो असम में है। इसी प्रकार गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, यह एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, यह भी शेरों के लिए जाना जाता है। इस प्रकार मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम तथा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, शीत मरुस्थल जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो शीत मरुस्थल जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। अन्य राज्यों की चर्चा करें तो ए ऑप्शन उत्तराखंड में प्रमुख रूप से नंदा देवी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र तथा यह फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में दचिगम नेशनल पार्क अवस्थित है। इसी प्रकार सिक्किम की बात करें तो कंचनजंगा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर बी अर्थात हिमाचल प्रदेश है। अब यहाँ उल्लेखनीय है उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। इसी प्रकार साइलेंट वैली अर्थात शांत घाटी केरल में पाई जाती है जो जैव विविधता का प्रमुख केंद्र है। अब हम बात करते हैं छठे प्रश्न की ओर, यानी छठा प्रश्न आपके सामने है जो निम्न है, भारत में एशियाई शेर प्रमुख रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ए ऑप्शन है गुजरात का गिर के जंगल, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, कर्नाटक का बांदीपुर,
या उत्तराखंड का नंदा देवी? यह प्रश्न जैव विविधता प्रश्नावली भाग 1 में हो चुका है। भारत में एशियाई शेर प्रमुख रूप से गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। कर्नाटक का बांदीपुर भी शेरों के लिए जाना जाता है, जबकि नंदा देवी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड में पाया जाता है। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन है व्हिटली अवार्ड, बी टाइलर अवार्ड, सी रेमन मैग्सेसे अवार्ड या डी गांधी शांति पुरस्कार। तो ग्रीन ऑस्कर के रूप में व्हिटली अवार्ड जाना जाता है। यह इस बार एग्जाम की दृष्टि से टेट और सुपर टेट दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। चूंकि व्हिटली अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, 2021 में यह पुरस्कार नागालैंड के नुक्लू फोम को दिया गया। नुक्लू फोम यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। नुक्लू फोम को नागालैंड के अमूर फाल्कन मैन के रूप में भी जाना जाता है। नुक्लू फोम जैव विविधता शांति गलियारे बना रहे हैं। निम्न में से कौन सा घास का मैदान भारत में नहीं पाया जाता है? यहाँ देखिए आपके पास 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन से। ए ऑप्शन है बन्नी घास का मैदान, बी ऑप्शन है शोले घास का मैदान, सी बुग्याल घास का मैदान और डी मंचूरियन घास का मैदान। तो भारत में मंचूरियन घास का मैदान नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि मंचूरियन घास का मैदान मंगोलिया देश में पाया जाता है। अब चारों घास के मैदान की चर्चा भी कर लेते हैं। बन्नी घास का मैदान भारत के गुजरात राज्य में पाया जाता है, जबकि शोला घास का मैदान भारत के दक्षिणी भाग पर पाया जाता है या दक्षिणी पठारी भाग पर पाया जाता है। यह प्रमुख रूप से पश्चिमी घाट के पूरब में पाया जाता है, जबकि बुग्याल घास का मैदान उत्तराखंड में पाया जाता है। इस प्रकार बन्नी, शोला और बुग्याल भारत में पाया जाता है, जबकि मंचूरियन घास का मैदान मंगोलिया में पाया जाता है। शुरुआत करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न पर चलने के पहले आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। चलिए अब शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ए ऑप्शन जनसंख्या नियंत्रण के लिए, बी ऑप्शन आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए, सी पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, डी मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के लिए। यहाँ आपको करना आसान है कि ग्लोबल 500 हम पर्यावरण अगर देख रहे हैं तो पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित होगा, लेकिन एग्जाम में ये कंफ्यूज करता है। इसलिए ये जरूर ध्यान रखिए कि ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित हैं। हमने यहाँ 2 पुरस्कारों की चर्चा की है, एक ग्लोबल 500 पुरस्कार तथा दूसरा पुरस्कार व्हिटली अवार्ड। यहाँ आपको पहले ही बता चुके हैं कि 2021 में नागालैंड के नुक्लू फोम को दिया गया था। इस प्रकार यहाँ आपके 9 क्वेश्चन आज पूरे होते हैं। अभी जैव विविधता से इसी 10 क्वेश्चन और आपको मिलेंगे जो अगले टर्न पर आएंगे। नमस्कार साथियों।